नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम तस्लीमा नसरीन के प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इस उपन्यास में जो इसे विवादास्पद बनाता है। लज्जा बांग्लादेश की बहुचर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का 5वां उपन्यास है। यही वो उत्तेजक कृति है जिसके लिए लेखिका को बांग्लादेश की कट्टरवादी सांप्रदायिक ताकतों से सजाए मौत की घोषणा मिली थी। ये उपन्यास बहुत ही शक्तिशाली ढंग से बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सांप्रदायिकता पर प्रहार करता है और उस नरक का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस नॉवल में, जो कि एक लंबे अरसे से बांग्लादेशी हिंदुओं की नियति बन चुका है। सुदामा कभी-कभी सोचते हैं कि क्यों वो नैना सिंह छोड़कर चले आए, अपने घर के स्नेह ने क्यों उन्हें आतुर नहीं किया। माया को लेकर समस्या हुई थी, वो तो हो सकती है। अपना के मामले में हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग भुगत सकते हैं। क्या सुदामा अपने घर में सुरक्षा का अभाव महसूस करते थे? वे अपने आप से ही सवाल कर रहे थे। तांती बाजार के उस छोटे से मकान में लेटे लेटे सुदामा सोचते रहते, क्यों वे अपना मकान छोड़कर इस अनजान इलाके में आकर रहने लगे। क्या वे अपने आप को इस तरह छिपा रहे थे? क्यों अपनी जमीन जायदाद रहने के बावजूद खुद को शरणार्थी जैसा लगता था? या फिर शौकत साहब की नकली दलील से उन्हें डर लग गया था कि वे हार जाएंगे। खुद का ही घर है और खुद के ही मुकदमे में हार जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि समय रहते ही इज्जत बचाकर चले जाएं। सुदामा ने अपने एक फुफेरे भाई को इसी तरह अपना घर छोड़ते हुए देखा है। आकू ठाकुर मोहल्ले में उनका मकान था। बगल में रहने वाला जमीन मुंशी एक हाथ जमीन हड़प लेना चाहता था। अदालत में मुकदमा दायर हुआ। 5 वर्ष तक मुकदमा चला भी। अंत में फैसला जमीन मुंशी के पक्ष में रहा। उसके बाद तारापत घोषाल अपना देश छोड़कर इंडिया चले गए। शौकत साहब का मुकदमा भी तारापत के मामले का रूप न ले यह सोचकर उन्होंने जल्द से जल्द अपने बाप दादा की जमीन को बेच दिया। अगर यह हो भी जाता है तो हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि सुदामा का पहले की तरह रुतबा नहीं था और यार दोस्तों की संख्या भी घटती जा रही थी। मौका पाते ही एक एक हिंदू परिवार देश छोड़कर चला जाता था। कई लोगों की मृत्यु हो गई, कितने को कंधा देना पड़ा। जो जिंदा थे भी उनके भीतर भी चरम हताशा, मानो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। उनके साथ बातें करते हुए सुदामा ने पाया कि वो भी डर रहे हैं, मानो जल्द ही आधी रात में कोई दैत्य आकर उन्हें मसल जाएगा। सबके सपनों का देश इंडिया फिर गोपनीय ढंग से सीमा पार होने की तैयारी करने लगे। सुदामा ने कई बार कहा था, जब देश में युद्ध शुरू हुआ तब डरपोक की तरह इंडिया भागने लगे। फिर जब देश आजाद हुआ तो वीरता के साथ वापस आ गए। अब बात बात में इंडिया भाग जाते हो। इसने उसे धक्का मार दिया, इंडिया भाग जाओ, तुम सब के सब कावड़ हो। सुदामा से धीरे धीरे जतीन, देवनाथ, तुषार, कर, खगेश, किरण भी सभी दूर होने लगे थे। वे उनसे दिल की बातें खुलकर नहीं कर पाते थे। सुदामा अपने ही शहर में बड़े अकेले रह गए थे। उनके मुसलमान दोस्त शकूर, फैजल, माजिद, गफ्फार के साथ भी दूरियां बढ़ने लगी थी। यदि उनके घर गए तो वो कहते, तुम जरा बैठक में बैठो सुदामा, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। या फिर कहते, आज आए हो, आज तो घर में मिलाद है। वामपंथियों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके धर्म के प्रति निष्ठा भी बढ़ती है। सुदामा बहुत ही निसंग हो गए थे, इसीलिए वे भागना चाहते थे, देश छोड़कर नहीं, सपनों का शहर छोड़कर। अपने ही शहर में चिंता, चेतना, मननशीलता की दैन्यता ने उन्हें काफी आहत किया था, इसीलिए वे भागना चाहते थे, देश छोड़कर नहीं, सपनों का शहर छोड़कर, ताकि उन्हें सपनों की नीली मृत्यु मगरमच्छ की तरह निगल न सके। सुरंजन शुरू में अपना घर छोड़कर कबूतर की कोठरी में रहना पड़ रहा था, इसलिए चिड़चिड़ाते थे। बाद में उन्हें भी आदत पड़ गई थी। विश्वविद्यालय में भर्ती हुए, नए नए दोस्त बने, फिर से सब कुछ अच्छा लगने लगा। यहाँ भी वह राजनीति करने लगा। यहाँ की मीटिंग जुलूस में भी लोग उसे बुलाने लगे। किरण मई को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह पहले भी सुरंजन को मना कर चुकी थी। आज भी उसे आपत्ति थी। वह अपने हाथों से लगाए हुए बगीचे, पेड़ पौधे आदि के बारे में सोचकर आंसू बहाती रहती थी। उसे याद आया, क्या उन्होंने जो सेम का मचान लगाया था वो अब तक है? और वह अमरूद का पेड़, उतने बड़े अमरूद मोहल्ले में किसी के पेड़ में नहीं फलते थे। नारियल के पेड़ों के नीचे क्या लोग नमक पानी देते होंगे? क्या इन बातों को सोचकर सिर्फ किरणमयी को यह तकलीफ होती थी, सुदामा को नहीं होती थी? ढाका में तबादला होने के बाद सुदामा ने सोचा था प्रमोशन के लिए कुछ किया जा सकेगा। मंत्रालय में गए भी थे, लेकिन वहां जाकर छोटे छोटे किरानियों की टेबल के सामने धरना देकर बैठे रहना पड़ता था। भाई मेरा फाइल का कुछ होगा? सवाल करते करते थक गए थे, लेकिन इसका सही जवाब कभी नहीं मिलता था। हो रहा है, होगा जैसे शब्द सुनकर सुदामा को वापस आना पड़ता था। वो कोई कहता, डॉक्टर बाबू मेरी लड़की को आम हुआ है, जरा उसके लिए दवा लिख दीजिए। कुछ दिनों से छाती में दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा लिख दीजिए। वे अपना पैड और पेन निकाल कर लिखते, फिर पूछते, मेरा काम होगा? तो फरीद साहब तो मुस्कुराकर कहते,
ये सब क्या हमारे बस की बात है? सुदामे को सूचना मिलती कि उनके जूनियरों का प्रमोशन हो रहा है। उनकी आंखों के सामने डॉक्टर करीमुद्दीन, डॉक्टर याकूब मौला की फाइलें आई हैं। वे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पोस्टिंग लेकर काम भी करने लगे और सुदामे का जूता सिर्फ घिसता ही रहा। वे हमेशा कहते रहे, आज नहीं कल आइए, आपकी फाइल सचिव के पास भेज दी जाएगी, और फिर कल नहीं परसों आइए, आज मीटिंग है। कहते मंत्री देश के बाहर गए हुए हैं, 1 महीना बाद आएंगे। रोज रोज ये सब सुनते सुनते एक दिन सुदामे को समझ में आ ही गया कि अब कुछ नहीं होने वाला। 1.5-2 वर्षों तक पदोन्नति के पीछे भागदौड़ करते तो देख ही लिया, जिन लोगों को लांग कर जाना होता है वे चले जाते हैं, उनकी योग्यता रहे या ना रहे। सेवानिवृत्ति का समय भी आ गया। इस समय एसोसिएट प्रोफेसर का पद प्राप्त करना उनका हक बनता था। उन्होंने इस पद के लिए कोई लोभ नहीं किया, यह तो उनका हक था। जूनियर लोग इस पद को लेकर उनके सर पर विराजमान थे। अंततः सहकारी अध्यापक के रूप में ही सुदामा दत्त ने सेवानिवृत्ति ली। उन्हीं के साथ काम करने वाले मुसलमानों के देश में अपने लिए बहुत ज्यादा किसी चीज की आशा करना ठीक नहीं। हमें जितना मिल रहा है वही बहुत है, इतना कहकर वे ठहाकर मारकर हंसने लगे। वे भी तो मजे में सहकारी अध्यापक की नौकरी किए जा रहे हैं। 1-2 बार पदोन्नति के लिए उनका नाम भी गया था। अन्य नामों के लिए भले ही कोई आपत्ति ना उठी हो, इस नाम के लिए जरूर उठी थी। इसके अलावा माधवचंद्र की एक और गलती थी, वे सोवियत संघ घूम कर आए थे। बाद में सुदामे ने सोचा माधवचंद्र ने गलत नहीं कहा था। पुलिस प्रशासन या सेना के उच्च पदों पर हिंदुओं की भर्ती या पदोन्नति के मामले में या तो बांग्लादेश के कानूनों में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन पाया गया कि मंत्रालयों के किसी सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद पर कोई हिंदू संप्रदाय का व्यक्ति नहीं था। 3 संयुक्त सचिव और 3 सचिव हैं, जिनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। सुदामे को यकीन है कि वे इन्हें संयुक्त सचिव और उप सचिव अवश्य ही पदोन्नति की आशा नहीं रखते होंगे। सारे देश में मात्र 6 हिंदू डीसी हैं, हाईकोर्ट में मात्र 1 हिंदू जज है, पुलिस के छोटे पदों पर शायद ही कोई नियुक्ति होती होगी, लेकिन एसपी के पद पर कितने हिंदू हैं? सुदामे ने सोचा, आज वे सुदामे दत्त होने के कारण ही एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पाए। अगर वे मोहम्मद अली या सलीमुल्लाह चौधरी होते तो इस तरह की बातें नहीं आती। बिजनेस करने पर भी यदि मुसलमान पार्टनर ना हो तो हमेशा लाइसेंस नहीं मिलता। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित बैंक, विशेषकर वाणिज्यिक संस्थाओं से तो बिल्कुल भी ऋण नहीं दिया जाता। सुदामे दत्त ने पुनः ताती बाजार में रहने योग्य वातावरण बना लिया था। जन्म स्थान को छोड़कर भी उनका देश के प्रति मोह खत्म नहीं हुआ था। वे कहते, सिर्फ मैमन सिंह ही मेरा देश नहीं है, बल्कि सारा बांग्लादेश ही मेरा देश है। किरणमयी लंबी सांस छोड़कर कहती थी, तालाब में मछली पालूंगी, सब्जी लगाऊंगी, बच्चे अपने पेड़ के फल खाएंगे, और अब तो हर महीने किराया देकर कुछ बचता ही नहीं। गहरी रात में किरणमयी प्रायः कहती, घर बेचकर और रिटायर होकर अच्छा खासा रुपया मिला, चलो अब हम यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर तो हमारे बहुत रिश्तेदार हैं। पर सुदामे कहते, रिश्तेदार तुम्हें 1 भी दिन नहीं खिलाएंगे। सोचती हो कि तुम उनके घर पर ठहरोगी, देख लेना वो मुंह फेर लेंगे, फिर कहेंगे कहाँ ठहरी हैं, चाय नाश्ता करेंगी। अपना ही रुपया पैसा होगा तो दूसरे के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अपना घर छोड़ा, इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना देश भी छोड़ दूं। सुदामे झल्लाकर सब कुछ कहते रहते। सुदामे दत्त तांती बाजार छोड़कर आरमनी टोला में 6 वर्ष रहने के बाद करीब 7 वर्षों तक टीका टोली में रहे। इसी बीच हार्ट की बीमारी पकड़ चुकी है। गोपी बाग की एक दवा की दुकान में बैठने की बात थी, लेकिन यहाँ भी नियमित रूप से नहीं बैठ पा रहे थे। घर पर ही रोगी आते हैं। बैठक में रोगी देखने के लिए एक टेबल और एक तरफ चौकी रखी हुई है, दूसरी तरफ बेत का एक सोफा रखा हुआ है। ताक में काफी किताबें हैं, जिसमें डॉक्टरी, साहित्य, समाज, राजनीति आदि सभी किताबों का ढेर है। सुदामे अपना अधिक समय उसी कमरे में बिताते हैं। शाम को चप्पल चटकाते हुए निशीत बाबू आते हैं। अख्तरुज्जमा, शहीदुल इस्लाम, हरिपत भी प्रायः यहाँ आते हैं। देश की राजनीति को लेकर बातें होती हैं। किरण में उनके लिए चाय बनाती है। ज्यादातर बगैर चीनी की ही चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि सभी की उम्र हो गई है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।